नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करते हैं। देश की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान 26 अप्रैल को होगा। इससे पहले आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में खास चर्चा केरल की वायनाड सीट की है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ओम बिरला, भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर की सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसके साथ ही तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करेंगे। शाम को अमित शाह वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। और बीते 2 दिनों में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लोगों की संपत्ति लेकर मुस्लिमों में बांट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले राजस्थान में इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद से पूरा माहौल इसे मुद्दे के इर्द गिर्द सिमटता दिखाई पड़ रहा है। जहां बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर कांग्रेस नेताओं के बयान के आधार पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस सफाई दे रही है और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और उसके घोषणा पत्र में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम बड़े भाजपा के नेताओं ने इस मुद्दे को चुनावी रैलियों में जमकर उठाया है। दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस की ओर से संपत्ति सर्वेक्षण के वादे का मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में इस मुद्दे को पहली बार उठाया। उसके बाद सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के अलीगढ़ में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और मंगलवार को भी प्रधानमंत्री मोदी संपत्ति बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस के ऊपर हमलावर नजर आए। आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, उसके बाद से बीजेपी के सभी बड़े नेता इस मामले पर कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो तुष्टीकरण की राजनीति कब छोड़ेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टीज मैनिफेस्टो हैज बीन प्रिपेयर्ड इन ए वे दैट दे विन इलेक्शन इन पाकिस्तान। The manifesto is more for the people of Pakistan, less for the people of India. The Congress party has done a manifesto which will snatch resources from the common people and Congress will destroy the economy of this country. दरअसल ये पूरा मामला कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उसकी वजह से शुरू हुआ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस देश में जातीय और संपत्ति का सर्वे कराएगी और आय की असमानता को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएगी। तुष्टीकरण के आरोप और संपत्ति बंटवारे के मुद्दे पर घिरने के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है और कह रही है कि उनके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। वो सेंसस के तहत हम पॉलिसी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे। अगर ये हम कहते हैं तो उन्होंने ये कहते हैं
तुम्हारे मंगलसूत्र बेचे जाएंगे, तुम्हारे घर की गिनती लेके जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति क्या है देखेंगे। अरे संपत्ति क्या है, इनकम टैक्स भी तुम्हारा देखता है, दूसरों की जरूरत क्या है। तो ये ऐसी चीजें लोगों को कह के भड़काना, ये एक तरफ का डिवीजन है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस विषय पर तेलंगाना की एक रैली में खुलकर ये बात कह चुके हैं कि उनकी सरकार आने पर कांग्रेस देश में संपत्ति के बंटवारे के समान वितरण पर काम करेगी। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। मौजूदा कांग्रेस घोषणा पत्र और राहुल गांधी के बयान से उपजा हालिया विवाद ही नहीं, बल्कि इस विवाद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का साल 2006 का वो बयान भी हवा दे रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस पर दशकों से मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, चाहे विभिन्न राज्य में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे का विषय हो या फिर नीतियों के माध्यम से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को रिझाने की बात। भाजपा हमेशा कांग्रेस को मुस्लिमों के तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरती रही है और हालिया विवाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। गौतम बुद्ध नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत में हमारा एक प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता की आंख में धूल झोंक कर नहीं, बल्कि आंख में आंख मिलाकर राजनीति करे। उनके समय में भी सांसद निर्विरोध चुने गए हैं, उनके सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र मजबूत, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र कमजोर हो गया है। अब एक बात शुरू कर दिया। बहनों भाइयों, आपको अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि गुजरात में, सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हिम्मत है तो आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाएं तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या को गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। बागपत में रालोद भाजपा गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस व सपा पर जमकर निशाना साधा। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में दो बातें साफ नजर आती हैं, एक तो देश के संविधान को खतरा पैदा करने और तालिबानी शासन को लागू करने वाली, और दूसरा एक झटके में गरीबी मिटाने वाली। 6 दशक देश को लूटने वाले अब
बहन बेटी और माताओं के गहने हड़प कर उनकी बंदरबाट करना चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस का पुराना इतिहास है कि दोनों अपने लिए जीते हैं। उन्होंने कहा कि वोट गलत जगह जाएगा तो आतंकवाद और माफिया राज का पुराना दौर लेकर आ जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे, यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदरबाट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की दूसरी चेष्टा को? वोट गलत जगह जाएगा, आतंकवाद का पुराना दौर लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा तो माफिया राज और आतंकवाद फिर से लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा, किसानों और गरीबों के हकों पर फिर डकैती पड़ेगी। वोट गलत जगह जाएगा तो बेटी और व्यापारी फिर असुरक्षित होगा। लेकिन वोट आपने भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को दिया तो यह आतंकवाद को तो सीमा पार ही निपटा देगा और माफिया और अपराधियों को उसकी माद में घुस करके भी राम नाम सत्य है की यात्रा में भेजने का काम ही करेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम को 500 वर्ष बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मेरठ पहुंचे। उन्होंने यहां अपील की कि मेरठ वाले श्री राम को सदन में पहुंचा दें। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने रोड शो निकाला। योगी आदित्यनाथ को देश देख सभी ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। यहाँ रुकते को और छोटे से ब्रेक के लिए। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार करने बसपा सुप्रीमो मायावती अलीगढ़ के माहेश्वर इंटर कॉलेज मैदान में पहुंची। मायावती ने जनसभा में बसपा से अलीगढ़ प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय, बंटी हाथरस प्रत्याशी हेम बाबू धनगर और मथुरा प्रत्याशी सुरेश सिंह के लिए वोट मांगे। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी अन्य किसी विरोधी पार्टी और किसी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले दमदारी से चुनाव लड़ रही है। टिकट बंटवारे के मामले में हमने सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने अच्छे दिन दिखाने के वादे किए, हवाई गारंटी दी है, उनका जमीनी हकीकत में 1/4 भी काम नहीं किया गया है। यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार
चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी या गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने देर शाम अमरोहा के टाउन हॉल मैदान में कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश का संविधान बदलना चाहती है। ऐसे में ये चुनाव आम चुनाव नहीं बल्कि देश और लोकतंत्र दोनों को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब भाजपा के झूठे वादों के झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अमूल्य योगदान जरूर दें। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना। राहुल गांधी जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा, 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। मैं संजय सिंह आपसे हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं। ये जो नीली स्याही आपके हाथों में लगती है, ये जो अपनी वोट की ताकत से आप विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, ये वोट की ताकत आपसे छीनी जा रही है। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए सपा, बसपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां गरीब की थाली छीनना चाहती हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि यदि आप लोगों ने भाजपा को बहुमत ना दिया होता तो क्या अयोध्या में रामलला का मंदिर बन पाता। आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और इसलिए 13 मई तक जाइए, सब कुछ भूल याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का। यही विनती करके करता हूं आप सबको सादर प्रणाम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय, बोलिए बजरंगबली की। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब हमारा देश 100 साल आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश 100 साल आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ में चुनावी रैली में पसमानदा मुसलमानों पर दिए गए बयान का बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राय ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां बराबर हमारा वोट लेती आई हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी हमारा नाम तक लेना उचित नहीं समझा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक बराबरी के लिए जिस तरह से आवाज उठाई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों की आर्थिक
राजनीतिक हिस्सेदारी और शैक्षिक और सामाजिक बराबरी के लिए जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा सवाल तो उन लोगों से है, उन पार्टियों से जो हमारा बराबर वोट लेते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा नाम भी पसमानदा लेना मुनासिब नहीं समझते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी, उसने दलित से बदतर हालत में हमको पहुंचा दिया, हमारा नाम तक नहीं लेते हैं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो है पसमानदा मुसलमानों की पीड़ा को समझा, उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ उठाने से इन लोगों को दर्द तो जरूर होती है, लेकिन आज तक कभी पसमानदा मुसलमानों का नाम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कभी लेना मुनासिब नहीं समझा। फतेहपुर में स्वीप कार्यक्रम समेत विभिन्न माध्यमों से हर वर्ग के मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मलवा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय चक मोहद्दीनपुर द्वारा भी मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका लतापुरी गोस्वामी ने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए हमारे विद्यालय ने मतदान प्रार्थना तैयार की है, जिसे सभी बच्चे प्रतिदिन करते हैं। साथ ही विभिन्न स्लोगन प्रतियोगिता, मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से जनमानस को मतदान करने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हम प्राथमिक विद्यालय चक मोहद्दीनपुर के शिक्षक और बच्चे हम लोग मिलकर इस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने मतदाता एक प्रार्थना तैयार की है, तो डेली प्रार्थना करवाते हैं। उसके अलावा मेहंदी प्रतियोगिता करवाई है हमने, और पोस्टर प्रतियोगिता और कई प्रतियोगिताएं और कई चीज़ें हम इसके अंतर्गत हम लोग करवा रहे हैं। रोज नई नई चीज कार्यक्रम इसके अंतर्गत हम लोग करवा रहे हैं। इस बार हम लोग मतदान को एक पर्व के रूप में मनाने के लिए सोच रहे हैं। इसके लिए हमने गांव में रैली निकाली है, मतदाता रैली निकाली है, और रोज हम लोग गार्जियन को बच्चों के माध्यम से, रसोइयों के माध्यम से, फोन के माध्यम से, अन्य कई माध्यम से हम लोग जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मतदान होता है, ये हमारे देश में विकास करने की एक प्रक्रिया होती है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत पर स्तर पर हो या हमारे तहसील स्तर पर हो या हमारे जिले स्तर पर हो। और इस प्रकार से जो नए मतदाता होते हैं वो भी जागरूक होते हैं, जानते हैं कि हमारे देश का विकास, हमारे गांव का विकास, हमारे जिले का विकास वो हमारे वोट पर ही आधारित है। जितना अच्छा हमारा सदस्य चुन करके विधानसभा में जाएगा, वो उतने ही बल पर, उतने ही दम पर अच्छी से अच्छी सरकार को बनाने का प्रयास करेगा और विकास करेगा। सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 वर्ष से कम थी। तथ्यों को छुपाकर दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया था, जिस पर रामपुर कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई है। वह सबूतों के आधार पर सही है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह के सिंगल बेंच में हो रही है। बता दें कि आजम को निर्दोष बताते हुए सजा रद्द करने और जेल से रिहा करने की मांग की गई थी। हालांकि बहस पूरी नहीं हो सकी और मामले में अगली सुनवाई अब 6 मई को होगी। और अब रुक करते हैं आज की 20 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में करेंगे चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जाने हैं वोट। और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज वाराणसी में भाजपा के चुनाव कार्यालय के करेंगे शुभारंभ। केरल और महाराष्ट्र में भी करेंगे चुनावी जनसभाएं। तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार जारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से मांगेंगे वोट।
और सपा ने बदला फैसला, कन्नौज से अखिलेश यादव ही लड़ेंगे चुनाव। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राय ने कहा, पीएम ने पसमानदा मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी के लिए उठाई आवाज। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा के नेताओं ने वेस्ट यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने अमरोहा में जनसभा की। अमरोहा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। हमीरपुर में निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता जागरूकता के नारों संग जनपद की सड़कों पर दौड़ी पिंक स्कूटी रैली। पिंक स्कूटी रैली से दिया गया 100% मतदान का संदेश। और बसपा प्रमुख मायावती ने अलीगढ़ में की चुनावी जनसभा। कहा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी अन्य किसी विरोधी पार्टी और किसी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले दमदारी से चुनाव लड़ रही है। फर्रुखाबाद पहुंचे भाजपा नेता केशव मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान, पत्नी तंजीब फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में दाखिल जमानत अर्जी पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने अर्जी की सुनवाई की अगली तिथि 6 मई नियत की है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। एसटीएफ ने आरोपी को बागपत से पकड़ा है। आरोपी के पास से पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर, आंसर सीट, एक मोबाइल और एक आधार कार्ड बरामद हुआ। मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंकों के पास कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन की शिकायत करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने घेर लिया। कहा, आईएमए को भी अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। अवनीश सक्सेना ने बताया कि राज्य के दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों में से अनारक्षित श्रेणी के 35 पद है। अनारक्षित श्रेणी में पहले 71.25% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और उत्तर प्रदेश के 28 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। इन प्रत्याशियों के सामने इस बार चुनौतियां अधिक नजर आ रही हैं। इनमें से तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर कोई भी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीत सका। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दोपहर के समय आम लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 24 अप्रैल को पश्चिमी व पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने का संभावना है। और लोकसभा चुनाव में जनपद फतेहपुर में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहे, इसके लिए स्वीप समेत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूली बच्चों द्वारा मतदान की अलग जगाई जा रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरे मैच में हरा दिया है। अपने होम ग्राउंड इकाना में 8 विकेट से हराने के बाद अब लखनऊ ने चेपोक में चेन्नई को 6 विकेट से शिकस्त दी। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।